हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ मेनली द सेकंड पार्ट ऑफ आवर सेकंड चैप्टर, द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम जनरल कॉजेज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइक क्यों ऐसी कंडीशंस बनी जिसकी वजह से ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, और जिसने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके एक बार उसको पढ़ें, तभी इस चैप्टर के ऊपर आए। तो स्टार्ट करते हैं इमीडिएट कॉजेज़ के बारे में, कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ये लड़ाई एकदम से उठ गई। ठीक है ना। बाई 1857 ओनली ए स्पार्क वॉज नीडेड टू सेट अ फायर। 1857 के अंदर केवल एक चिंगारी की ज़रूरत थी, ठीक है, जो मतलब इस लड़ाई को भड़का सकती थी। और वो चिंगारी कहाँ से मिली? जो उस टाइम पे एक नई इनफील्ड राइफ़ल, ठीक है, एक बंदूक इंट्रोड्यूस करी गई थी जो आर्मी के द्वारा, इंग्लिश आर्मी थी, उसने अपने सैनिकों को एनफील्ड राइफल दी थी, जिसके अंदर क्या होता था ना, उसका जो कारतूस था, उस कारतूस के ऊपर एक लगी हुई थी, एक पेपर लगा हुआ था जिसके ऊपर एक ग्रीसी मटेरियल था, ठीक है, एक चिपचिपा पदार्थ। और वो मेनली कहा जाता है किससे बना हुआ था? जो बीफ है ना, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो आर्मी के अंदर जो सैनिक थे वो हिंदू धर्म से भी थे, ठीक है, और मुस्लिम धर्म से भी। अब हिंदुओं के लिए गाय पूजी जाती हिंदुओं में, और मुस्लिम्स में सूअर को, ठीक है। तो अब ये इन दोनों के जो रिलीजन है ना, उनको ठेस पहुंचा रहा था कि भाई अगर ये अपने मुंह से काट के फेंकें, काट के उस जो पेपर को और फिर उस बारूद को गन के अंदर डाल लेंगे तो उससे ना इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनके जो धर्म है उसको ठेस पहुंचा रही थी काफ़ी, और ये फिर सोचने लगे थे कि गवर्नमेंट चाहती है इनके धर्म को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, इनके रिलीजन को क्या करना? डिस्ट्रॉय करना, और फिर ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? क्रिश्चियनिटी में। ओके, तो इस वास्ते ये काफ़ी इस चीज़ से भिड़क गए थे। अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है ना, और कहाँ तक जाता है ये रिवोल्ट, ठीक है, ये लड़ाई कहाँ तक जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लोगों के द्वारा काफ़ी क्वेश्चन किए गए थे उस टाइम पे कि जो ये 1857 का युद्ध है, क्या ये प्लान करके किया गया था, या फिर कोई सीक्रेट सोसाइटी थी, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये सब कुछ प्लानिंग करी, या फिर ये बस ऐसे ही हो गया, अनप्लान्ड था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, और मतलब इसका कोई आंसर है भी नहीं देखा जाए तो। कुछ जो हिस्टोरियंस थे जिनको हिस्ट्री का ज़्यादा ज्ञान है, तो ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ये काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी थी, मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं, सीक्रेटली प्लान करके एग्जीक्यूट की गई थी। और कहा जाता है कि उस टाइम पे जो रोटियों के टुकड़े थे वो सर्कुलेट किए गए थे, उन पे मैसेजेस लिख के, और जो कमल के फूल होते थे उन पे वो किनको दिए जाते थे? जो सन्यासी हैं, ठीक है, मदारी हैं, और जो चीज़ों को बेचने वाले इधर उधर मतलब गांव-गांव जाते थे उनको दिया जाता था, और वो आगे मैसेज पास करते थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था, और जबकि कुछ लोग मानते थे कि बस ये ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं थी इसमें, और ये बस हो गया अपने आप। अब शुरुआत कहाँ से होती है ना इसकी? शुरुआत तो वैसे देखो, कहा जाता है कि मेरठ से शुरुआत हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत थोड़ा सा पहले हो चुकी थी। इसका अब बताते हैं कि मेरठ के अंदर, जो कि 58 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, वहाँ पे 10 मई 1857 को क्या हुआ ना, कि वहाँ की जो फोर्स थी वो हो गई इकट्ठी, ठीक है, और वो वहाँ पे रिवोल्ट करके वो कहाँ को बढ़ने लगी? वो बढ़ने लगी दिल्ली की तरफ, और धीरे धीरे करके पंजाब के जो सैनिक थे वो भी, और जो बिहार से थे वो भी, राजपूत स्टेट से जो वेस्ट में है वो भी, सारे मिलके कहाँ पे पहुँचने लगे? दिल्ली की तरफ। इवन बिफोर द आउटब्रेक एट मेरठ में ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही मंगल पांडे शहीद हो गए थे। कहाँ पे? बैरकपुर में। मंगल पांडे ने क्या किया था ना, कि जो ये कारतूस थे इनका यूज़ करने से उन्होंने मना कर दिया था कि ना भाई मैं नहीं करूँगा। ओके, तो और उस चीज़ से गुस्सा होके फिर इसने क्या किया, जो इसके सुपीरियर ऑफिसर्स थे, ठीक है, उनको इसने गोली से मार दिया।
जिसके बाद इसको पकड़ लिया गया और 29 मार्च को 1857 के अंदर इनको फांसी दे दी गई। और फिर बात करते हैं 24 अप्रैल को, जब वो 90 आदमी थे थर्ड नेटिव कैवलरी के, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि हम इन कारतूसों को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उनके 85 आदमियों को डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया और 10 साल की सज़ा दे दी गई और जेल के अंदर डाल दिया गया। अब यह देख के जो बाकी के सोल्जर्स थे उनको गुस्सा आ गया, है ना, और उन्होंने अगले ही दिन क्या किया, 10 मई को अपने जो भी सैनिक थे, जो भी जिनको भी 85 लोग जिनको भी सज़ा दी गई थी, जेल में बंद किया गया था, उनको निकाला और अपने ऑफिसर्स को, जो अंग्रेज़ी ऑफिसर्स थे, उनको मार दिया और चल दिए कहाँ को, दिल्ली की तरफ। अगली मॉर्निंग ये दिल्ली पहुँचते हैं और वहाँ के जो फ़ौजी थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया। उन्होंने भी क्या किया, अपने जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे, अंग्रेज़ी ऑफिसर्स थे, उनको मार के दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ ना कि अभी सभी सोल्जर्स ने क्या डिसाइड किया कि भाई ठीक है, अब हमको एक एम्परर की ज़रूरत है, एक राजा की ज़रूरत है, जो कि सबको आदेश दे कि भाई सब इकट्ठा हो जाओ, है ना। तो इन्होंने चूज़ किया किसको, बहादुर शाह को। ओके, और बहादुर शाह उस टाइम पे क्या थे, पूरे इंडिया के एम्परर थे। ठीक है ना, ये आगे बहादुर शाह। और बहादुर शाह ने इसके बदले क्या लिखा कि भाई ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं बन जाता हूँ राजा। ओके, और इन्होंने फिर सभी इंडियन स्टेट्स के जितने भी राजा थे, चीफ थे, सबको मैसेज भेज दिया कि चलो इकट्ठा होते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई करते हैं। ठीक है, और सब इकट्ठा हो गए। ऐसे करते करते ये जो बंगाल में जो भी आर्मी थी, जितने भी फौजी थे, वो भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने भी ऐसे लड़ाई, वहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। अवध, रोहिलखंड, दाओ, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, बिहार के कुछ पार्ट, ईस्टर्न पंजाब, ठीक है, सब ने मिलके ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ में लड़ाई छेड़ दी। ठीक है, और कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसी थी ना कि जो एकजुट नहीं हुई। ओके, वो एकजुट नहीं हुए, वो लॉयल रहे किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। मैनी ऑफ द इंदौर के जो ट्रूप्स थे, वहाँ के जो सैनिक थे, उन्होंने सिपाहियों के साथ मिल गए और फिर ऐसे ही करके ग्वालियर के 20,000 जो इतने भी सैनिक थे, जो सिपाही थे, वो किसके साथ मिल गए, तात्या टोपे और रानी और झांसी लक्ष्मीबाई के साथ में मिल गए थे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की। उत्तर प्रदेश और बिहार के जितने भी पीजेंट थे, मज़दूर थे, ज़मींदार थे, ये भी काफ़ी नाराज़ थे, ठीक है, गवर्नमेंट से, अंग्रेज़ी शासन से। क्योंकि अंग्रेज़ी शासन क्या करता था ना, अंग्रेज़ ऑफिसर्स क्या करते थे, इनके ऊपर इलीगल टैक्स लगाते थे। ठीक है, इनका काफ़ी शोषण किया जाता था और इनकी ज़मीनें हड़प ली जाती थी, इनको मार देते थे, धक्के से काम करवाते थे। इस चीज़ से ये काफ़ी परेशान थे। और जितने भी मनी लैंडर्स, फिर जो ये ज़मींदार थे, इनको कर्ज़ लेना पड़ता था टैक्स चुकाने के लिए, तो वो मनी लैंडर्स के पास में जाते थे। ये रहे मनी लैंडर्स। ओके, और मनी लैंडर्स क्या करते थे, जो मतलब कर्ज़, इनको कर्जा देते थे बहुत ज़्यादा ब्याज दरों पे, और फिर जब वो चुका भी देता था ना कोई भी मज़दूर वो पैसा, तो ये फिर भी फेर बदल करके उनको पागल वागल बना के उनका कर्जा कभी भी पूरा होने ही नहीं देते थे। इससे जितने भी ज़मींदार और ये जो कामगार थे, ये सब परेशान थे बेचारे। तो इन्होंने क्या किया ना, मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन मनी लैंडर्स, ज़मींदार्स पे अटैक कर दिया। ठीक है, और अटैक करके इनकी जितनी भी अकाउंट बुक थी, ठीक है, ये अकाउंट बुक थी, जितने भी रिकॉर्ड थे, जहाँ पे ये लिखा हुआ था भाई इसका इतना कर्ज रहता है, इसका इतना, सबको जला दिया, सबकी तोड़ फोड़ कर दी। और जो भी लो कोर्ट्स थे, क्योंकि जब भी ये कोर्ट वगैरह में जाते, इनके खिलाफ़ कंप्लेंट करने पुलिस के पास जाते, थाने में जाते, तो सब मिले हुए थे, इनकी कोई नहीं सुनता था। इन्होंने मौका उठा के जितने भी कोर्ट्स थे उनको भी जला दिया। रेवेन्यू ऑफिस, तहसील वगैरह जहाँ पे सब रिकॉर्ड रखे जाते थे, उनको भी जला दिया। ठीक है, सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी जला दिया, जितने भी थाने थे, क्योंकि पुलिस वाले भी इनसे बदसलूकी करते थे ना, तो उनको भी लपेटे में ले लिया और सबको सीधा कर दिया। और जैसे ही धीरे धीरे क्या हुआ ना, 1857 के युद्ध में काफ़ी चीज़ें नई हुई। वो क्या थी, हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी। ठीक है, सब हिंदू मुस्लिम एकजुट होने लगे। हिंदुओं ने किसको राजा चुना, अपना एम्परर को, जो कि कौन थे, बहादुर शाह। ठीक है,
अब बहादुर शाह को एक जो कि मुस्लिम थे उसको अपना एम्परर माना। इससे क्या है ना, जो इनके आपस के जो बॉन्ड थे हिंदू मुस्लिम के वो बढ़ने लगे। और फिर सबसे पहले बड़ी बात क्या हुई कि हिंदुओं के लिए मतलब इनके जो हिंदुओं के धर्म की रिस्पेक्ट करने के लिए मुस्लिम्स ने ऐलान कर दिया कि पूरे देश के अंदर कहीं भी गाय वगैरह की कोई बलि नहीं दी जाएगी, ना उनको काटा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और हिंदुओं ने भी इनके धर्म की रिस्पेक्ट करी, ठीक है। तो ऐसा करके इनकी यूनिटी काफ़ी बढ़ती रही। और जो मेन सेंटर था जहाँ पे रिवोल्ट हुआ था वो रहा है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी और अराइन बिहार। इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो क्या था ना कि देखो, सिंबॉलिक हेड कौन थे? एम्परर बहादुर शाह, ठीक है। इनको माना गया था, ये सिर्फ एक मात्र दिखाने के थे कि भाई एम्परर बहादुर शाह के अंडर में ये हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पे ये इंडिया पे इन्होंने पूरा राज किया है, इस वास्ते कि इनकी बात कोई टालेगा नहीं। लेकिन जो रियलिटी में हेड कर रहे थे पूरी कमांड को, ठीक है, वो थे बख्त खान, जनरल बख्त खान, जो कि बरेली से ट्रूप लेके आए थे दिल्ली के अंदर। ट्रूप मतलब अपने सैनिक। और कानपुर में रिवोल्ट किसने किया? नाना साहेब ने, ठीक है। नाना साहेब किसके अडोप्टेड सन थे? बाजीराव के। अब ये भी खफा थे इंग्लिश जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उससे, क्योंकि जो एनेक्सेशन की पॉलिसी थी उसके मुताबिक जो भी अडोप्टेड सन है वो किसी भी स्टेट का राजा नहीं बन सकता था। और नाना साहेब किसके अडोप्टेड सन थे? बाजीराव टू के। तो अंग्रेज़ों ने इनको पेशवा मानने से मना कर दिया। और इनको क्या है ना, जो बाजीराव टू को जो भी पेंशन मिलती थी ना वो देने से भी मना कर दिया कि हम आपको राजा मानते ही नहीं और ना ही हम आपको कोई ये देंगे, पेंशन देंगे। और इनको वहाँ से कानपुर से निकाल दिया। तो इस वास्ते ये भी काफ़ी नाराज़ थे। तो इन्होंने भी फिर बाद में मौका देख के जितने भी अंग्रेज़ थे ऑफिसर्स थे उन पे हमला कर दिया। किसके साथ मिलके? जो इनके लॉयल सर्वेंट थे अजीमुल्ला जी के साथ मिलके नाना साहेब ने अंग्रेज़ों पे अटैक कर दिया। ऐसे तो नाना साहेब की काफ़ी बड़ी बड़ी कहानियाँ रही हैं, ब्रेवरी कोर्स रहे हैं ब्रेवरी के, कि भाई इन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन इन्होंने अपनी ब्रेवरी पे एक दाग लगा लिया उस टाइम पे। वो क्या था कि इन्होंने अंग्रेज़ों को भगा तो लिया और कुछ को पकड़ लिया, ठीक है। और जो पकड़े थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमको यहाँ से प्लीज़ जाने दो, हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो नाना साहेब ने उनकी बात मानते हुए भी जब वो जाने लगे तो उन पर अटैक कर दिया और उनको बेदर्दी से मार दिया। तो इस वजह से थोड़ा सा इनके जो छवि थी उस पर एक दाग सा आ गया, ठीक है, कह सकते हैं। और जो लखनऊ की बात करते हैं हम, लखनऊ में कौन रूल करना चाह रही थी? हज़रत महल, जो कि कहाँ की बेगम थी? अवध की, ठीक है, अवध के राजा की। तो अब ये क्यों नाराज़ थी अंग्रेज़ों से? इसका रीज़न सीधा सा है। अब पहले क्या था ना, अवध के जो राजा थे उनके काफ़ी बच्चे थे। तो एनेक्सेशन की पॉलिसी से तो उसको अंग्रेज़ अपने कब्जे में नहीं ले सकते रहे, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या प्लान बनाया ना कि जो राजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते थे जो आदमी, उन पे मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा दिया, मिसमैनेजमेंट का, कि आप यहाँ पे मैनेजमेंट ढंग से चला नहीं रहे हो और आप है ना करप्शन कर रहे हो बहुत, ठीक है, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ये रीज़न देते हुए उन्होंने अवध पे कब्जा कर लिया। और दूसरा क्या रीज़न दिया कि हम जो अवध के नागरिक हैं ना उनको नवाब के चंगुल से निकाल रहे हैं ताकि वो अपनी फ्रीडम से जी सकें, ठीक है ना। तो ऐसा करके क्या हुआ ना, ये राजा भी दुखी हो गए, इनकी बेगम भी, क्योंकि बेगम क्या चाहती थी, जो उनका बेटा है बिरजिस कादर वो वहाँ का नवाब बने, अवध का नवाब। ओके। तो जो लखनऊ के जितने भी सिपाही थे उन्होंने बेगम की मदद करी, और जितने भी ज़मींदार और वहाँ के कामगार थे सब ने बेगम की मदद करी और अटैक कर दिया ब्रिटिशर्स पे और वहाँ से उनको भगा दिया। और उनके भागते ही वहाँ के नवाब कौन बन गए? इनका जो बेटा था बिरजिस कादर। ओके। और अब बात करते हैं सबसे बड़े जो लीडर थे उस टाइम के, जिनका काफ़ी नाम रहा है, वो है रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। द यंग रानी joined the rebel when the British refused to acknowledge her right to adopt on a heir to झांसी की गद्दी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कहा गया है ना कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो इनका अडोप्टेड सन था, गोद लिया हुआ बेटा, उनको अंग्रेज़ों ने मानने से मना कर दिया कि ये भाई ये यहाँ का नवाब नहीं बन सकता, ये आपका गोद लिया हुआ बच्चा है, ये आपका रियल बच्चा नहीं है, ठीक है, रियल बेटा नहीं है। तो इससे ये काफ़ी नाराज़ थी।
और अंग्रेज़ क्या चाहते थे, जैसे कुछ भी करके झांसी को अपने अंदर मिलाना। तो बाद में क्या है ना, इनको भी काफ़ी गुस्सा आया और इन्होंने भी लड़ाई छेड़ दी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और इस लड़ाई में किसने साथ दिया इनका, तात्या टोपे और उनके जो अफ़गान के गार्ड्स थे उन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं जो महाराजा सिंधिया थे उस टाइम पे। जो महाराजा सिंधिया ने क्या किया ना, अंग्रेज़ों का साथ देते हुए रानी लक्ष्मीबाई के ख़िलाफ़ खड़े हो गए वो, कि भाई मैं इसको हराऊँगा और मैं इससे लड़ूँगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हो गई ना, जितने भी सिंधिया के जो भी सोल्जर्स थे, जितने भी सैनिक थे, वो किसके साथ जाके मिल गए, रानी लक्ष्मीबाई के साथ में। फिर ये वहाँ से भाग गए हैं अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेज़ों के पास। और कहाँ पे जाके रुके, आगरा में। ठीक है, कि भाई मेरे को बचा लो। बट फिर आते हैं अंग्रेज़ वापस लड़ने के लिए रानी लक्ष्मीबाई से, और इनको हरा देते हैं 17 जून 1858 में। और उसी टाइम पे ये मारी जाती हैं। ठीक है, ये शहीद हो जाती हैं। अब बात करते हैं कुंवर सिंह की। कुंवर सिंह कौन थे, एक ज़मींदार थे जगदीशपुर से, जो कि कहाँ पे है, आरा के पास। और आरा कहाँ है, बिहार के अंदर। ठीक है, इनकी एज देखेंगे तो इनकी एज के बारे में बात करें तो ये 80 साल के ज़मींदार थे। ठीक है, इन्होंने वहाँ पे बिहार के अंदर क्या है ना, पूरी स्ट्रेटजी बनाई कि कैसे क्या लड़ाई करनी है, लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई छेड़ दी। और जो फिर अब आते हैं नेक्स्ट कौन, मौलवी एम अहमदुल्ला। ठीक है, ये कहाँ से थे, फैज़ाबाद में। और इनका जो ये कहाँ से थे, मद्रास से बिलोंग करते थे। और ये फैज़ाबाद मूव कब हुए थे, जनवरी 1857 में, जहाँ पे इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ काफ़ी लड़ाई करी। ठीक है, अब क्या वीकनेस रहे थे, ठीक है, रिवोल्ट के कुछ कमियां रही थी जिसकी वजह से ये जो युद्ध था वो दब गया था। सबसे बड़ी बात तो ये रही ना कि ये जो लड़ाई थी ये पूरी पूरी कंट्री में नहीं फैल पाई। ठीक है, कुछ ग्रुप्स थे, कुछ सोसाइटी के लोग थे, जैसे कि अपर सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने मना कर दिया ज्वाइन करने से कि भाई हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ क्या है ना, हमको आगे आगे मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं, हमको सुख सुविधा दे रहे हैं और आगे और भी देंगे, एजुकेशन को भी बढ़ावा देंगे। लेकिन बाद में वो गलत साबित होते हैं और वो इनका साथ नहीं देते। और कुछ ऐसे राजा थे, ज़मींदार थे, जो कि काफ़ी सेल्फिश थे, जिनका काफ़ी फ़ायदा होता था अंग्रेज़ों की वजह से। वो भी लोगों से ज़्यादा कर वसूलते थे, उनकी ज़मीनें हड़पते थे। तो वो क्यों चाहेंगे कि अंग्रेज़ जाएँ, है ना। तो इसलिए उन्होंने इनका साथ नहीं दिया और ऐसा करके ये एक सीमित जगह तक ये पूरा रिवोल्ट रह गया था। अब देखते, सिंधिया जो थे ग्वालियर, होलकर जो इंदौर से थे, निज़ाम जो हैदराबाद से थे, ये जो कुछ राजा हैं जिन्होंने बिल्कुल भी मदद नहीं करी रिवोल्ट के अंदर। जो बाकी जो रूलर्स और जितने भी जो भी लड़ाके रहे हैं उस टाइम पे, रानी लक्ष्मीबाई होगी, तात्या टोपे हो गए, कुंवर सिंह हो गए, उनकी किसी की हेल्प नहीं करी, बल्कि उल्टा इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद करी उसको दबाने के लिए। और इसी बात पे जो गवर्नर जनरल रहे कैनिंग उस टाइम पे, उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी लहर जो उठी थी ना लड़ाई की, ये इनको बिल्कुल अंग्रेज़ों को साफ़ कर सकती थी, अगर ये जो कुछ करप्ट राजा है ना, अगर इन्होंने साथ ना दिया होता, ये पूरी उस लहर के सामने दीवार बन के खड़े हो गए। ठीक है, और फिर क्या बात करते हैं, अवध की बात करते हैं। तो अवध के जितने भी लोग नाराज़ थे अंग्रेज़ों से, जो लड़ाई में कूदे हुए थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीनें वापस लौटा दी और एश्योर कर दिया कि हम आपके काम काज में कोई टांग नहीं अड़ाएंगे। तो बस उनको जो चाहिए था वो मिल गया और वो पीछे हट गए। तो कह सकते हैं कि ये सब अपने अपने रीजनल लड़ाइयाँ लड़ रहे थे वहाँ पे। कोई भी ऐसा नहीं था कि अपने देश के लिए लड़ रहा हो। तो देश प्रेम की कोई भावना थी नहीं। ठीक है, ये वही बात आ गई, मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट, क्योंकि वो चाहते थे कि ये अंग्रेज़ हमको आगे बढ़ाएंगे, मॉडर्नाइज करेंगे सब कुछ चीज़ें, है ना। और ऐसे ही चलता रहा, लैक ऑफ यूनिटी। ठीक है, और मॉडर्न नेशनलिज्म की भावना थी नहीं, सब पैट्रियट अपनी लोकेलिटी के लिए लड़ रहे थे, कोई भी ये नहीं था कि देश के लिए लड़ रहा हो। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक 1857 के लड़ाई ने लोगों को एकजुटता में बांधने का काम किया है। काफ़ी स्टेट्स के अंदर देखा गया था हिंदू मुस्लिम एक साथ हो गए थे और उन्होंने नियरली वहाँ से बहुत टाइम के लिए अंग्रेज़ों को भगा दिया था।
और फिर क्या करते हैं ना, अंग्रेज़ इस लड़ाई को जीतने के लिए बाहर से अपने सैनिक बुलाते हैं और बहुत सारा पैसा फेंकते हैं राजाओं की तरफ कि भाई आप हमारी मदद करो, इस जंग को रोकने में हम आपको इतने पैसे देंगे, आपको ये सुविधाएं देंगे, ठीक है, आपका कर माफ़ कर देंगे, ऐसा वैसा करके। तो इन्होंने राजाओं को मिला लिया और बाद में इन्होंने लड़ाई को दबा दिया, और जो भी खर्चा आया ना बाद में उन्हीं लोगों से उसको वसूला भी है इन्होंने। और 20 सितंबर 1857 तक इन्होंने वापस से दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया, और जैसे ये पहले रहते थे वही पूरा वर्चस्व हासिल कर लिया। और जो एम्परर थे उस टाइम पे बहादुर शाह, ठीक है, उनको कैद में ले लिया, और जो उनके बेटे थे रॉयल प्रिंसेस उनको पकड़ के उन्हीं के सामने मार दिया गया, और इनको रंगून भेज दिया जहाँ पे इनकी मृत्यु होगी 1862 के अंदर। तो ये थी पूरी कहानी। और अब बात करते हैं नाना साहेब की, जिनको कानपुर में हरा दिया गया। और हराने के बाद नाना साहेब ने सरेंडर करने से मना कर दिया कि मैं सरेंडर नहीं करने वाला, और नेपाल को भाग गए हो, नेपाल में 1859 के अंदर। और उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं लग पाया। और तांतिया टोपे भी जंगलों में भाग गए सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में, ठीक है। और काफ़ी वो ब्रिलियंट गुरिल्ला वारफेयर में काफ़ी एक्सपर्ट थे, तो उनकी लड़ाइयाँ चलती रही अप्रैल 1859 तक, ठीक है। जब उनके एक ज़मींदार दोस्त ने उनको धोखा दे दिया और अंग्रेज़ों के साथ मिलके तांतिया टोपे को पकड़वा दिया जब वो सो रहे थे, और उनको उसी टाइम पे मार दिया गया 15 अप्रैल 1859 में। रानी, जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, वो तो अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते 17 जून 1858 को शहीद हो गई थी। और अब बात करते कुंवर सिंह, जो बाकी के जितने भी ये रह गए 1859 में। कुंवर सिंह बख्तियार खान, बहादुर खान और बरेली राव साहेब, ठीक है, ब्रदर ऑफ नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला, ये सब मारे जा चुके थे। और जो बेगम थी अवध की, वो कहाँ पे चली गई, नेपाल के अंदर। और 1859 तक फिर से इन्होंने अथॉरिटी पूरे इंडिया पे इस्टेब्लिश कर ली थी वापस से अंग्रेज़ों ने, और ये लड़ाई यहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन हिस्ट्री के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर 7, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। और बाकी के जो प्रीवियस चैप्टर्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। कोई भी इशू हो, कोई भी कमी गलती अगर मेरे से हुई हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उसको रेक्टिफाई कर सकें, उसको ठीक कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।